अफसाना मन्नत आज़ाद का नवाब शहर महाराष्ट्र इंडिया। मुंबई से पिंढरपुर जाने वाली टोलियां लीज़म बजाती नर्म सख्त धूप में सर पर फटिया बांधे लकड़ी की विंडी पालकी में विट्ठल की मूर्ति लिए आगे बढ़ी चली जा रही थी। पुणे बारामती इंदापुर रोड के रास्ते ये टोली शोलापुर रोड छोड़कर पुणे जिला के आखिरी गांव बावड़ा से आगे बढ़ी। बावड़ा में होन राव अपनी बहन मक्ता और माँ शांता, जिसे वो आई कहते थे, को लिए टोली के साथ हो लिया। बावड़ा एक छोटा सा गांव है। यहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं। पूरे गांव में कोई 500 घर होंगे। गांव के आसपास खेत हैं जिनमें गेहूं, ज्वार और गन्ने की फसल होती है। ये बहुत शांत गांव है। यहाँ हफ्ते में एक दिन यानी जुमा के दिन अठोड़े बाजार हफ्ता बाजार लगता है, जिसमें सब्जियां, खाने पीने की चीजें, करियाना, राशन और थोड़ा बहुत कपड़ा फरोख्त होता है। बाकी दिनों में खरीदारी के लिए गांव वालों को आकलत जाना पड़ता है। यही इन लोगों का बड़ा सा घर है। आई मक्ता के लिए मन्नत करना चाहती थी। अगली बार तभी आऊंगी जब मेरी मनौती पूरी होगी। है विट्ठल पांडुरंग मेरी लेख बेटी को शादी लायक बना दे। अपने सर पर गमले में तुलसी का पौधा उठाए उन्होंने अकीदत से कहा था। इस वक्त मक्ता 18 साल की थी। गुदराए जिस्म की, ठीके नैन नक्श, दरमियाना कद, खिलता हुआ रंग, शोख रंग चूड़ियों से हाथ भरे हुए, बीच की मांग, 2 चोटियां लाल रिबन से बंधी हुई, बड़े घेर के लहंगे जैसा टुकनों तक कारपड़ कर और शर्ट जैसा छोटा कुर्ता, माथे पर कुमकुम का टीका। खेत पर बाबा को खाना देने जाती तो गांव के लड़के आहें भरकर देखते। बब्बन की आंख चल जाती और वो फौरन आंख पकड़कर रगड़ने लगता, क्योंकि रुक कर उसे मक्ता घूरती। शादी करेगी मेरे से? अपने बाबा को भेजूं? चल भाग जाते हैं। बब्बन हर बार एक नया फिक्रा फेंकता। क्यों? अपने बाबा को भेजता क्यों नहीं रे? खाली बुड़बुड़ करता है। मेरे बाबा से डरता है क्या? नहीं, तेरे बाबा से नहीं तो अपनी माँ से। तो जा ना घर अपने। मुझसे क्यों पूछता है? शादी करेगी क्या मेरे से? अपनी माँ से पूछना। बब्बन की माँ सर पीट लेती है। क्या कमी है इसमें? लंगड़ी है, अंधी है, कानी। बब्बन चिढ़कर कहता। वो भी चल जाएगी मगर मक्ता नहीं। आई तू मक्ता से जलती है क्या? अब क्या बोलूं रे तुझे। मक्ता भी अपनी दूसरी बहनों की तरह खेलती कूदती बड़ी हुई थी। स्कूल जाने का शौक तीनों ही बहनों में नहीं था। भाई ने तो हिसाब किताब की पढ़ाई कर ली थी, सूद पर पैसा देता था। बाप किसान थे। एक एक करके दोनों बहनें जवान हो गई। मक्ता वैसी ही रही। कितने डॉक्टरों वीदों को बताया, कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने मुंबई के किसी बड़े जनाना बीमारियों के डॉक्टर का नाम सुझाया, मगर शहर जाकर इलाज कैसे करवाएं? वहाँ कोई ऐसा भी तो नहीं जिसके पास जाकर कुछ दिन रह सकें। बात धरी रही। दवाइयों का फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मक्ता का जिस्म जरूर फूल गया था। वो उम्र से बड़ी लगने लगी थी। छोटी बहनें एक के बाद दूसरी 16 साल की हुईं और ब्याह करके विदा कर दी गईं। लड़कों की माँ ने उन्हें सख्ती से मना कर रखा था कि मक्ता को नजर उठाकर न देखें, मगर नजरों पर किसका बस चलता है। उनकी अपनी नजरें भी उस पर थीं। दौलतमंद घराने की लड़की जो थी, बहुत मिलेगा। बब्बन की माँ को भी यही लालच ममता की माँ के पास ले गया, मगर शांता ताई ने समझाकर भेज दिया। बाद में दुख उठाने से अच्छा है शादी ही ना करें। लड़की हम पर बोझ नहीं है। कैसी चहकती थी मक्ता बचपन में। सब बहनों से तेज थी। वो बाप की लाडली। अब वो एक तरह से खुश था कि बेटी उसके पास रहेगी। बेटे का क्या है, ब्याह तक अपना, मगर कभी कभी उसका दिल भी कुचोके लगाता। काश सब कुछ ठीक होता। छोटी बहनों की शादियों के बाद से मक्ता कुछ बुझी बुझी सी रहने लगी थी। घर में भाभी आ चुकी थी। सभी के 3-4 बच्चे थे। भाभी के साथ किचन में चख चख रहने लगी तो माँ ने कहा, तू गाय भैंस देख ले। मक्ता बड़ी सफाई पसंद थी। अपने हाथों से तवेले की सफाई करती, गाय भैंसों को नहलाती, उन्हें चारा देती, दूध धोती। उसे पानी बहुत अच्छा लगता था। बार बार हाथ साफ करती। अपने बर्तन खुद धोकर रखती।
घी ज्वार वगैरह साफ करती, मगर चूल्हे के पास नहीं फटकती थी। जल्दी जल्दी विली पाँव दरांती पर सब्जियां काट कर रख जाती। कभी कभी वो अपने बर्तनों के साथ साथ सारे बर्तन धो डालती, मगर जब मूड नहीं होता तो कहने पर भी कह देती नहीं करूंगी। मक्ता की 3 सहेलियां बिन ब्याही थी। फुर्सत में उनसे गप्पे लड़ाती, मगर शीला, फिर माया, फिर रेखा, तीनों सहेलियां मुश्किल से ही सही ब्याह दी गईं और कुछ दिनों में अपनी गृहस्थियों में कुछ ऐसी उलझी कि मिलना मिलाना तक मुश्किल हो गया। मक्तों को चिची लग गई। अज्जी यानी दादी के पास बैठी रहती। गाय भैंसों का काम भी छोड़ दिया। खाना लग जाता तो दादी के साथ रसोई में आ जाती और दादी की तरह ही सीधे हांडियों से बर्तन में खाना लेकर बैठती, दोबारा ना लेती। भाभी नाराजगी से देखती कि खाना बनाने में तो नहीं आई, लेकिन परोसने भी नहीं देती, खुद लेगी। दादी सास के डर से वो कुछ बोलती नहीं थी। फिर उसे भी उसकी आदत हो गई। खाने के बाद दादी मक्ता को लेकर चली जाती। माँ मट्टी के चूल्हे पर पानी गर्म करती, कपड़े हमाम में लगाती और आवाज लगाती, मक्ता। मक्ता आती और गर्म पानी की बाल्टी उठाकर हमाम में चली जाती। उम्र के साथ साथ मक्ता में खास किस्म की जिद आ गई थी, या फिर अकेलेपन की ख्वाहिश। दादी की मौत के बाद तो वो तन्हाई पसंद हो गई थी। बस दहलीज पर बैठी दरवाजे की तरफ देखकर खुद से बातें करती रहती। कोई बात बार बार बुड़बड़ाती और फिर अपने आप से कहती, चुप बैठ, थप्पड़ मारूं क्या। वो दिन में कभी ना सोती, बैठी रहती या घर में घूमती रहती। खाना भी वो जरा सा खाने लगी थी। घर में सब्जी आती तो साफ करने जरूर बैठ जाती। बहनें मायके लौटते हुए उसके पैर पड़ती तो कहती, मुझे पूना आना है, चलो ना मौसी। भांजे भांजी बुलाते, नहीं, बाद में। वो डर जाती। किसी की शादी में या किसी काज में जबरदस्ती ले जाते तो घबराती, यहाँ क्यों आए। घर से बाहर निकलते हुए डरती थी। भीड़ में हाथ कस कर पकड़ लेती। वो अपनी किसी पसंद का इजहार न करती। सवेरे के 9 बजे होंगे। भाभी अलंगनी पर कपड़े सुखाकर तह करके लाईं और माँ ने मक्ता के लिए हमाम में कपड़े लगाकर आवाज दी कि वो आकर नहाने का गर्म पानी ले जाए। मेरे कपड़े मुड़ा दिए, मैं नहीं नहाऊंगी। कपड़े मुड़ा दिए, मेरे कपड़े। मक्ता ने हमेशा की तरह हमाम में गर्म पानी रखा था, कपड़े देखे थे और चलाने लगी थी। माँ दौड़ी आई। कपड़े मुड़ा दिए, मेरे कपड़े। आहिस्ता बोल वहनी, भाभी को बुरा लगेगा, बेचारी सारा दिन खटती हैं। मेरे कपड़े। चुप कर बेटा, चुप कर वहनी को। शायद भाभी ने सुन लिया था। इसके बाद मक्ता मकर्रा वक्त पर भाभी के हाथ के धुले कपड़े झटक कर डालती और सूखते ही अच्छी तरह तह करके रख लेती। एक एक करके ना जाने कितने बरस गुजर गए। आज भाई होन राव की बड़ी बेटी के लिए रिश्ते वाले आने वाले थे। माँ बहू की मदद करने में पीछे नहीं रहती, शायद बेटी की भरपाई करती थी। मक्ता की दादी के मरने के बाद वो किसी भी काम में क्यों ना हो, दरमियान में मक्ता के पास जरूर जा बैठती। आज माँ ने समझा बुझा कर मक्ता को अंदर उसके कमरे में भेज दिया था। नाश्ता लगाने में मदद की। कुछ देर लड़के वालों के साथ बैठकर पोती को उनके पास बिठाया और बेटी के कमरे में आ गई। मक्ता आईने में अपना चेहरा बड़े गौर से देख रही थी। माँ ने उसे ध्यान से देखा। उसने अपने सारे गहने पहने हुए थे और अपनी भाभी की शादी का घूंघट सर पर ओढ़े हुए थी। माँ की जगह पर एक छोटा सा सफेद घुंघराले बालों का गुच्छा बिंदिया की तरह झूल रहा था। माँ चुपचाप पलट गई। कमरे के दरवाजे के बाहर आकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। पैर कांपने लगा गिर पड़ेंगी। जमीन पर बैठ गई। सासू माँ, बहू ढूंढती हुई आई। क्या हुआ? आहो, सुनो, देखो तो क्या हुआ आई को। उधर से हवन राव, उधर से मक्ता माँ के पास दौड़े आए। माँ ने मक्ता को ऊपर से नीचे तक देखा। वो वैसी ही सीधी सादी 6 गज की आम औरतों के पहनने वाली शोख गुलाबी रंग की फूलों वाली साड़ी में लिपटी थी। बदन पर जेवर था न घूंघट। फिर वो सच था कि ख्याल। उनकी कपकपी जोर पकड़ रही थी। जा खाना खा कर आ। इस हालत में भी माँ को सराहने बैठी, टिकटिकी लगाए अपने को देख रही मक्ता की फिक्र थी, लेकिन उसने इनकार में सर हिला दिया। डॉक्टर 5 बजे आएगा, शहर गया है। हॉरन राव दौड़कर पता कर आया।
1 घंटा है। सासूबाई खुद को संभालिए, बहू ने उनके पैरों की मालिश करते हुए कहा। तूने खाया सोनबाई? उन्होंने बहू को पूछा। हाँ सासू माँ, बहू ने मक्ता की तरफ देखते हुए कहा। उसका मन ठीक नहीं, ठीक लगेगा तो ले लेगी, हो सके तो बेटी के हाथ से उसे दूध भिजवा दो। मक्ता ने इनकार में सर हिलाया तो बोली, ठीक है, नहीं लाएगी। तू घबरा मत, मैं तेरे मरने के बाद ही मरूंगी। बिस्तर पर पड़ी तेज बुखार में वो बुड़बुड़ा रही थीं। उनकी हालत देखकर सब रो रहे थे। माँ ठीक हो गई, मगर उनके पैर अकड़ गए, खड़ी नहीं हो पाती थीं। घर भर में घसीटती फिरती, लेकिन बहू की मदद करने में बैठे बैठे जो कर सकती थी करती। पैरों की मजबूरी कम ही आड़े आती। बहू बहुत कहती, बेटी मदद कर देगी। नहीं, पढ़ने दो मेरी पोती को, उसके शादी के दिन दूर नहीं। वो बड़े प्यार से कहती और बहू मुस्कुरा देती। माँ बूढ़ी हो गई थी, बाबा भी लकड़ी टेकते थे, खेत पर कम जाते। मजदूर किसान घर आकर आंगन में बैठते, हिसाब देते, गप्पे लड़ाते। माँ कितनी बार बीमार हुई, उसकी गिनती क्या, हर बार उठ बैठती, हर बार कहती, मक्ता को छोड़कर नहीं मर सकती। कुछ दिनों से मक्ता ने भी हांडियों से खाना लेना छोड़ दिया था। बस चम्मच भर चावल और दाल लेकर बैठ जाती थी। खाना खाकर अपने बर्तन धोकर कोने में रख देती। सिर्फ दोपहर में खाने लगी थी। रात में माँ घसीटती हुई आती और दूध पिला जाती। गदराया बदन धीरे धीरे हड्डियों का हार दिखाई देने लगा। मक्ता अब 2 दिनों में एक बार खाना खाने लगी थी। उसके बाकी रोजमर्रा के काम बरकरार थे। सुबह के कामों से निपटकर वो अपनी पसंदीदा दहलीज पर जा बैठती। आज बब्बन ने मक्ता को 25 साल बाद देखा था। वैसी ही, बिल्कुल वैसी ही सुंदर और मासूम। लाल फूलों की साड़ी, सोने की चूड़ियां, गले में चेन, कानों में मोती के फूल। पहचाना? मैं बब्बन, पढ़ाई के लिए अमेरिका गया था ना, वहीं बस गया था। 25 साल बाद आया हूँ। तुम तो बिल्कुल वैसी ही हो। उसने अपनी खुशी भरी हंसी दबाई। मक्ता ने उसे नजर भर के देखा। आंखें मुस्कुराईं, फिर शांत और अनजान हो गईं। वो अपने साड़ी के पल्लू में छुपाकर अपनी उंगलियां गिनने लगी। बब्बन वहीं रुककर उसे एकटिक देख रहा था। वो सर खुजाने लगी। पत्नी भी आई है, कल लाऊंगा मिलाने। चल हट। मक्ता ने पास पड़ा ईंट का टुकड़ा उठाकर फेंका। बब्बन की पेशानी से खून बहने लगा। साली, आई एम सॉरी। माफ कर बेटा, ये बाउली हुई है, तू बुरा मत माना। मक्ता की माँ घसीटती हुई आई। अंदर आजा, पट्टी करती हूँ, माथे से खून बह रहा है। काकी, आपके पैरों को क्या हुआ? इन्हें घसीटते देखकर वो अपनी तकलीफ भूल गया, मगर फिर अचानक पेशानी की चोट से बहते खून और शर्मिंदगी का ख्याल आया और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कहता हुआ जवाब सुने बगैर ही बब्बन वहां से चला गया। शाम गहरा गई थी। मक्ता की माँ सरहाने बैठी उसे पंखा झल रही थी। सुबह से वो कुछ बोली ना हिली डली। कई दिनों से उसका खाना बंद था। माँ बेटे को देखकर बोली, हॉर्न राव, देख तो, दीदी ठीक तो है? आई, दीदी तो ठंडी हो गई। हॉर्न राव नाड़ी देखकर बोला, जा बाबा को बता दे। उन्होंने इतनी शांति और बगैर किसी तनाव के हॉर्न राव से कहा तो वो तड़प कर माँ के गले लग गया। मक्ता को मरे आज 13 दिन हुए थे। पूरा गांव खाना खाकर गया था। माँ बुखार से तप रही थी, फिर भी हाथ में झाड़ू लिए सफाई कर रही थी। बहू हाथ से झाड़ू लेने लगी तो प्यार से डांटा, क्या सुख उठाया तूने भी? जब बुलाते थे, मगर तुझ पर बोझ नहीं डालना था ना, इसलिए मैं नहीं गई। उन्होंने हंसकर बहू को गले लगा लिया। अगली सुबह गाँव वालों को फिर इसी जगह जमा होना पड़ा। मक्ता की माँ नहीं रही थी। बब्बन पिंडरपुर की यात्रा के लिए लकड़ी की वंडी पालकी में वट्ठल की मूर्ति को सजा रहा था, तो तू उसे पसंद करता था, लेकिन मक्ता तो तेरे से प्यार करती थी। कैसे मालूम? बब्बन ने सोचा, आज माँ को क्या हो गया है? वो बोली थी मेरे को एक बार, अपने खेत में आई थी पूछने को के बब्बन राव की बेचैनी माँ से छुपी नहीं रही कि मेरा क्या दोष है। फिर मैं बोली, पूरे रिश्तेदारों को मालूम है तुझे माहवारी नहीं आई, कितनी जड़ी बूटियां हजम कर गई, अब इसमें मेरा क्या दोष? फिर बब्बन ने पूछा। वो पलट कर जाने लगी थी तो मैंने उसे रोका और बोली,
सुन बिटिया, किसी को मालूम नहीं होता, या हम दूसरे गांव के होते तो और बात थी। अब लोग पूछेंगे ना कि तेरे बेटे में क्या दोष था कि आंखों देखी मक्खी निगली। मुंबई से पंढरपुर जाने वाली टोलियां लीज़म बजाती नर्म सख्त धूप में हमेशा की तरह आज भी सर पर फेंटा बांधे लकड़ी की वंडी में वट्ठल की मूर्ति को लिए 15 दिनों की यात्रा में शामिल होने के लिए आगे बढ़ती चली जा रही थीं। पुणे, बारामती, इंद्रापुर रोड के रास्ते से ये टोली शोलापुर रोड छोड़कर पुणे जिले के आखिरी गांव बावड़ा के लिए बढ़ी है। हर साल बब्बन की माँ अपने भाई बहनों के साथ आषाढ़ और कार तक के महीनों में वट्ठल रकमाई कृष्ण रुक्मणी के दर्शन करने पैदल जाती हैं। इस बार फर्क सिर्फ इतना था, बावड़ा में अमेरिका रिटर्न बब्बन राव अपनी आई और बीवी की जिद पर उन्हें लिए टोली के साथ शामिल होने को खड़ा था। कुछ लोग सर पर पीने के पानी की कलसियां और तुलसी का पौधा बड़े अकीदत से उठाए हुए थे। अगली बार तभी आऊंगी जब मेरी मनोती पूरी होगी। बब्बन की अपनी बहू के लिए मन्नत करना चाहती थी। है वट्ठल पांडुरंग, मेरी सौन की गोद भर दे। अपने सर पर गमले में तुलसी का पौधा उठाए उन्होंने श्रद्धा से कहा था और वो हरी वट्ठल हरी वट्ठला का जाप करने लग गईं।